वेलकम टू आवर एट एजुकेशन मेट्रो यूट्यूब चैनल। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम NIOS 501 यूनिट 8 का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है यूनिट 8, जिसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों का व्यावसायिक विकास, जी, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर्स। बिल्कुल। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि ये व्यावसायिक विकास का मतलब क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यचर्या से, मतलब UEE और करिकुलम से। UEE? हाँ, इसका एक ही संकेत है कि हमें पाठ्यचर्या को, मतलब हमारे सिलेबस को बहुत व्यापक बनाना है, ब्रॉड बनाना है। ब्रॉड बनाना है। इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ाना तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि हम शिक्षा में अलग अलग संस्कृति को शामिल करें। अच्छा। बच्चों में स्वाभिमान और नैतिक मूल्यों का विकास करें, और सबसे जरूरी उनकी रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी को बढ़ावा दें। तो ये सिर्फ किताबी ज्ञान से आगे की बात है। हाँ, इसमें 3 मुख्य विकास के क्षेत्र आते हैं: व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक। व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक, ये तीनों कैसे जुड़े हैं? देखिए, ये तीनों एक संतुलन बनाते हैं। एक भी कमजोर हुआ तो बच्चे का विकास अधूरा रह जाता है। सही बात है। इन्हीं तीनों का बैलेंस एक प्रभावी जीवन बनाता है। अच्छा, तो ये तो हुई बच्चे के विकास की बात, पर इसमें प्रशासन का भी तो कोई रोल होगा, जैसे पंचायती राज का? हाँ, बिल्कुल। पंचायती राज की भूमिका बहुत अहम है। इसका पहला काम है शिक्षा में नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी को कम करना, ताकि फैसले जल्दी हों। जी। दूसरा, अध्यापकों को अधिक जिम्मेदार, मतलब अकाउंटेबल बनाना। और तीसरा ये कि फोकस स्थानीय जरूरतों पर हो, मतलब लोकल नीड्स पर। सही है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है, विवेचनात्मक अध्ययन या क्रिटिकल पेडागॉजी। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका लक्ष्य है लोकतंत्र को मजबूत करना और एक समतावादी समाज बनाना। और इसमें शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का काम है बच्चों को जीवन बेहतर बनाने के उपकरण देना। उन्हें क्या सोचना है ये नहीं, बल्कि कैसे सोचना है ये सिखाना। अच्छा, और इसकी एक प्रक्रिया भी बताई गई है? जी, इसमें 4 चरण हैं। पहला है अनलर्निंग, मतलब पुरानी गलत धारणाओं को छोड़ना। ठीक है। फिर है रीलर्निंग, मतलब दोबारा से सही चीज सीखना। फिर उस पर चिंतन करना, और आखिर में मूल्यांकन। अनलर्निंग, रीलर्निंग, चिंतन और मूल्यांकन, ये एक पूरा साइकिल है। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं पर्यावरण और शांति शिक्षा पर। NEP 1986 ने पर्यावरण को पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाया था, है ना? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसका उद्देश्य है बच्चों में प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना। और यहाँ एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि बच्चे सिर्फ दर्शक न बने, बल्कि प्रबंधक बने, मैनेजर बने। वो ये महसूस करें कि इस पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। सही बात है। और शांति शिक्षा का क्या मतलब है? क्या सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना करना? नहीं, इसका अर्थ बहुत गहरा है। शांति का असली अर्थ है बच्चे के व्यक्तित्व का सही विकास। अच्छा। इसमें जो सबसे जरूरी मूल्य है वो है आदर व सम्मान। मतलब धर्म, जाति या लिंग के भेदभाव के बिना सभी का सम्मान करना। तो ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पर इनको लागू कैसे किया जाए? यहाँ शायद NCF 2005 का रोल आता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 के 5 मुख्य सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांत? हाँ। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है। दूसरा, पढ़ाई को रटने की प्रणाली से मुक्त करना, रोट लर्निंग से मुक्ति। ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सिस्टम का। है, बिल्कुल है। तीसरा सिद्धांत है कि पाठ्यचर्या सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित न रहे, उससे आगे जाए। और बाकी दो? चौथा है कि परीक्षा को ज्यादा लचीला बनाया जाए। और 5वां कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं। और NCF 2005 में शिक्षक की भूमिका को क्या कहा गया है? शिक्षक की भूमिका एक सुविधादाता की है। फैसिलिटेटर। सुविधादाता मतलब जो सीखने में मदद करे। जी, जो रास्ता दिखाए, न कि सिर्फ जवाब बताए। अच्छा, NCF 2005 में शिक्षक के लिए कुछ सवाल भी दिए गए हैं ना? हाँ, 4 मूल प्रश्न हैं जो हर शिक्षक को खुद से पूछने चाहिए। वो क्या है? पहला, शैक्षिक प्रयोजन क्या है, मतलब गोल्स क्या हैं। ठीक है। दूसरा, इन लक्ष्यों के लिए कौन से शैक्षिक अनुभव दिए जाएं, मतलब एक्टिविटीज क्या होंगी। फिर तीसरा, इन अनुभवों को व्यवस्थित कैसे करें, ऑर्गेनाइजेशन। और आखिरी,
चौथा, मूल्यांकन कैसे करें, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि लक्ष्य प्राप्त हुए। बहुत बढ़िया। अब जैसे बच्चों के लिए एनसीएफ है, वैसे ही शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए भी कुछ होगा? जी, उसके लिए है NCFT, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीएफटी। इसका जो मुख्य दस्तावेज है उसका नाम है विकासशील भारतीय समाज। अच्छा। और इसका उद्देश्य है शिक्षकों को हमारे समाज की जो असलियत है, जो रियलिटी है, उससे जोड़ना। तो इसकी संरचना कैसी है? ये एक पिरामिड मॉडल पर आधारित है। पिरामिड मॉडल? हाँ। सबसे ऊपर है सिद्धांत यानी थ्योरी, बीच में है शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी, और सबसे नीचे है प्रायोगिक कार्य यानी प्रैक्टिकल या इंटर्नशिप। थ्योरी, पेडागॉजी और प्रैक्टिकल, समझ गया। अब बात करते हैं अध्यापक प्रशिक्षण की। ये दो तरह का होता है ना, सेवा पूर्व और सेवाकालीन? जी, प्री सर्विस और इन सर्विस। प्री सर्विस मतलब नौकरी से पहले की ट्रेनिंग। हाँ, जैसे डाइट, बीएड, डीएलएड, ये सब। प्राइमरी के लिए योग्यता है 12th पास और 2 साल का डिप्लोमा। और सेवाकालीन यानी इन सर्विस, वो नौकरी के दौरान अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए होती है। अच्छा, जैसे पीएमएस था। बिल्कुल। पीएमएसटी 1986 से 90 तक चला था, एनईपी 1986 के तहत। और एसओपीटी भी था। हाँ, एसओपीटी यानी स्पेशल ओरिएंटेशन फॉर प्राइमरी टीचर्स। ठीक है। अब एक बहुत जरूरी विषय आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जी। दिव्यांग बच्चे। इन बच्चों के शिक्षकों की ट्रेनिंग RCI द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। RCI मतलब? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भारत में इस क्षेत्र को रेगुलेट करती है। और इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक को बच्चों की ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होता है। और सबसे जरूरी है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का पालन करना, मतलब सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना। सही बात है। अब आते हैं मूल्यांकन पर। मार्क्स और ग्रेडिंग की जो बहस है, हाँ, ये बहुत पुरानी बहस है। देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य सुधार करना है, किसी पर कोई ठप्पा लगाना नहीं। लेकिन मार्क्स तो यही करते हैं। बिल्कुल। मार्क्स से बच्चों में एक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पैदा होती है, सामाजिक दबाव बनता है। और ग्रेडिंग? ग्रेडिंग समानता की भावना को बढ़ावा देती है और सीखने को स्ट्रेस फ्री बनाती है। जैसे 90% और 95% दोनों ए ग्रेड हो सकते हैं। एग्जैक्टली। इससे फोकस सीखने पर रहता है, नंबरों की दौड़ पर नहीं। अच्छा, क्या मूल्यांकन के प्रकार भी होते हैं? हाँ, ये आंतरिक और बाह्य मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ठीक है। अब पियाजे और पाठ्यचर्या का क्या संबंध है? पियाजे ने बच्चों के विकास की अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, पाठ्यचर्या उसी के हिसाब से बननी चाहिए। जैसे कक्षा 1 से 5 के लिए? कक्षा 1 से 5 के बच्चे मतलब 7 से 11 साल के, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो देखकर और छूकर बेहतर सीखते हैं, कॉन्क्रीट चीजों से। और कक्षा 6 से 8 के बच्चे? वो 11 से 14 साल के होते हैं, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। मतलब अब वो तार्किक और काल्पनिक चिंतन कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। अच्छा, तो क्या शिक्षकों के लिए कुछ नए तरह के कोर्स भी हैं? हाँ, कई नवाचारी पाठ्यक्रम हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया का एमएड इन प्राइमरी एजुकेशन है, टिस मुंबई का एमएड प्रोग्राम है, आईग्नो से डिस्टेंस मोड में बीएड भी है। और एक ब्रिज कोर्स का भी जिक्र है। हाँ, ब्रिज कोर्स ये 6 महीने का कोर्स होता है जो बीएड स्टूडेंट्स को प्राइमरी टीचर बनने में मदद करता है। ठीक है। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे गहरे कॉन्सेप्ट पर, विमर्शी चिंतन, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है अपने अनुभवों और अपने पढ़ाने के तरीके पर गहराई से सोचना। इसके जनक जॉन ड्यूवी को कहा जाता है ना? जी, फादर ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। उनका एक बहुत मशहूर कथन है, शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना है। और उन्होंने इसके लिए 3 गुण भी जरूरी बताए हैं। हाँ, खुलापन मतलब ओपन माइंडेडनेस, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उत्साह मतलब होल हार्टेडनेस। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? ये एक साइकिल है, अनुभव, फिर उस पर चिंतन और फिर सुधार, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, इम्प्रूवमेंट। इसमें एक और नाम आता है, डोनाल्ड शॉन का। हाँ, डोनाल्ड शॉन का कॉन्सेप्ट है नॉलेज इन एक्शन, मतलब आपका ज्ञान आपके काम में दिखना चाहिए। उन्होंने 3 मॉडल दिए हैं। जी, 3 मॉडल्स। पहला है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, क्रिया में चिंतन। हाँ, मतलब पढ़ाते पढ़ाते सोचना, ऑन द स्पॉट सोचना कि क्या बेहतर कर सकते हैं।
अच्छा, और दूसरा? दूसरा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, क्रिया पर चिंतन। मतलब पढ़ाने के बाद सोचना कि क्लास कैसी रही, क्या अच्छा हुआ क्या नहीं। और तीसरा है? रिफ्लेक्शन फॉर एक्शन, क्रिया के लिए चिंतन, मतलब अगली क्लास के लिए प्लान करना, पिछले अनुभव से सीखकर। इन एक्शन, ऑन एक्शन, फॉर एक्शन। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये तो। बिल्कुल, यही एक साधारण टीचर और एक बेहतरीन टीचर के बीच का फर्क है। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। जी, पीएम मोस्ट कब आया था? 1986 में। विशेष शिक्षा का रेगुलेटर कौन है? RCI, नॉलेज इन एक्शन किसका कॉन्सेप्ट है? डोनाल्ड शॉन का। और कक्षा 1 से 5 के बच्चे पियाजे की किस स्टेज में हैं? कॉन्क्रीट यानी मूर्त संक्रियात्मक। एनसीएफ 2005 में शिक्षक की भूमिका। फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता। और एनसीएफटी का मुख्य दस्तावेज। विकासशील भारतीय समाज। ये था NIOS 501 यूनिट 8 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते